नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। क्या लालू यादव के पोते ने अधिकारी को पीटा है? देखिए, ये सवाल अब सभी की जबान पर है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। और इसी कड़ी में आपने देखा कि लालू यादव के भतीजे नगेंद्र यादव भी सामने आते हैं और इसको लेकर अपनी सफाई भी पेश करते हैं। लेकिन अब भी सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस मामले का सच है तो है क्या। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पूर्व डीजीपी अभयानंद जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि इस मामले के बारे में आपने भी देखा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, आपका आकलन क्या कहता है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी, आपने बताया जी जी तो जानकारी हुई। ऐसे जी मेरे पास कोई अस्त्र भी नहीं है जी या मैं उस पद पर नहीं हूँ कि इसका फैक्ट्स पता कर सकूं। तो ये हम जानना चाहेंगे कि जब आप थे डीजीपी तो उस ज़माने में भी इस तरह के हाई प्रोफाइल मामले आते होंगे। कई ऐसे मामले आपके पास भी आए होंगे जब ऐसा कहा जाता होगा कि काफ़ी सेंसिटिव मामला है, किसी नेता के परिवार वाले, किसी नेता के रिश्तेदार पर इस तरह के आरोप लगते थे। तो क्या होता था उस मामले में? क्या साजिशन इस तरह के आरोप लगते थे या आपको सब कुछ प्लांटेड था या फिर इस मामले में सच होता था? आपने जैसा कहा, जिस समय मैं पुलिस प्रमुख था जी तो घटनाएं होती थीं और जिसको आप कहते हैं संवेदनशील हो जाता है, सेंसिटिव। जी सेंसिटिव, तो वो भी होते थे। मेरा अपना अप्रोच था पुलिसिंग में कि जब घटना हो जाए तो जैसे कानून की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें क्वेश्चन रहता है, एक्स ने वाई को पीट दिया जी तो एक्स ने कौन सा अपराध किया और कौन सी कार्रवाई होगी, कौन दफ़ा लगेगा, यही सब सवाल पूछा जाता है। तो मैं घटनाओं को एक्स और वाई बना देता था। अच्छा। कौन व्यक्ति है न तो उसका नाम है, जो मारने वाले का नाम है वो भी नहीं। जी जी एक्स ने मारा, वाई को मारा, वाई पीड़ित हुआ तो एक्स पर कौन सी कार्रवाई पुलिस की होगी और जो कार्रवाई कानून में लिखी हुई है उसको कर देना है, बिना सोचे हुए कि इसमें आगे क्या होगा, ये संवेदनशील होगा या अति संवेदनशील होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी अगर बहुत संवेदनशील होगा तो हो सकता है कि सरकार थोड़ा नाराज़ हो जाएगी। तो सरकार अगर नाराज़ हो जाएगी तो जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद सर का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। जी 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 व्हाट आई मीन इज़, आपको हटा दिया जाएगा तो बढ़िया ही है, तनख्वाह उतना ही मिलेगा और काम कम रहेगा। तो क्या उस वक्त इस तरह के मामले आए थे? कुछ इस तरह के मामले आपने भी डील किए हैं? हाई प्रोफाइल सेंसिटिव मामले करना ही है। और आपको मैंने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर मैं ये कहूँ कि कोई आके बात भी नहीं करना चाहता था कि इस घटना में ऐसा कर दीजिए या वैसा मत कीजिए, जिसको जो बात कहनी है वो लिख करके दे देगा। जी अंत में जब मुझे निर्णय लेना होगा तो मैं ले लूँगा और वैसे ही लूँगा जो मैंने अभी कहा, एक्स और वाई। बिल्कुल मैथ की तरह एकदम आप मैथ्स, प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। बिल्कुल मैथ्स की तरह। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं नगेंद्र यादव के बेटे तनुज की, हम लोग बात कर रहे हैं नगेंद्र यादव के बेटों की। तो हम ये जानना चाहते हैं कि नगेंद्र यादव का भी ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है। मेरे लिए ट्रैक रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कानून में 110 CRPC में ही केवल रेलेवेंट होता है, जी जिसको बैड लाइवलीहुड बोलते हैं।
ये जो लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर या स्टेट सिक्योरिटी का इशू हो तो वहाँ ट्रैक रिकॉर्ड रेलेवेंट फैक्ट नहीं होता है। तो इसलिए हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और किसका ख़राब है। अगर 110 सीआरपीसी का प्रोसीडिंग कराएंगे, जो हमने कराया भी था उस अपने पुलिस चीफ के पीरियड में, बड़े पैमाने पर संख्या थी, डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रायल हो जाते थे रोड पे, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बैठते थे, तंबू लगा रहता था, गवाह लोग आते थे और जिनका बैड रिकॉर्ड रहता था उनके खिलाफ गवाही होती थी उनके ट्रैक रिकॉर्ड की, चूँकि वो एक रेलेवेंट फैक्ट होता था और उसमें लोगों को सजा हुई है, बाउंड डाउन हुए हैं लोग, तो वहाँ रेलेवेंट था इसलिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड हम लाते थे। बट जिस केस में आप जिक्र कर रही हैं उसमें ट्रैक रिकॉर्ड रेलेवेंट नहीं है, एक्स का हो या वाई का हो। जी। जिसने मारा है, जिसके अगेंस्ट में एविडेंस है वो करेगा, उसके लिए वैलिड है। लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, वो पर्टिकुलर इंस्टेंस लाठी से मारा, पत्थर से मारा, ये रेलेवेंट होगा और वो साइंटिफिक पाएंगे वही ला पाएंगे। अच्छा, इस मामले की जानकारी जैसे ही तेजस्वी यादव को हुई, डिप्टी सीएम है, उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने साफ कहा कि आप हमारे बारे में जानते ही क्या है। हमने फौरन से जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही एसएसपी को फ़ोन कर दिया और कह दिया कि चाहे कोई हमारा ही परिवार से क्यों ना हो, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है इस तरह से प्रेशर जब डेवलप होगा तो कार्रवाई जल्दी होगी? आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एसएसपी हैज़ टू बी गाइडेड बाय सीआरपीसी। कानून में जब भी कोई प्रक्रिया शुरू होती है तो वो लेड आउट प्रक्रिया है, वो सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस एक्ट से शुरू होगी। उसमें किसी व्यक्ति को रिंग करके कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप शुरू कीजिए, क्योंकि वो अगर मैं थानेदार हूँ या एसपी हूँ या डीजी हूँ तो मेरे पास अगर कोई सूचना आएगी कि ये घटना हुई है तो हम किसी के फ़ोन के लिए थोड़ा ही वेट करते हैं। आई हैव टू स्टार्ट ऑन माई ओन। अन्यथा तो फिर स्थिति हो जाएगी कि हर घटना के बाद आप फ़ोन के लिए इंतज़ार करते रहिए। तो ये भी बहुत रेलेवेंट नहीं है, बहुत रेलेवेंट नहीं। अच्छा, हमने देखा कि ये मामला 16 तारीख का है और आज 19 तारीख है, यानी कि 3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब भी मुख्य आरोपी फरार है। क्या कमी रह रही है? क्या पुलिस पकड़ना नहीं चाह रही है या पुलिस पकड़ नहीं पा रही है? इसका जवाब तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू डीजीपी यही लोग मिल के दे सकते हैं जी। और ढूंढा भी नहीं जा सकता, क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं। हाँ, अगर होता क्या है ना कि एक साधारण क्राइम है, जैसे रात में घर में किसी का मर्डर हो गया तो इट इज़ अ ऑफेंस ऑफ 302, लेकिन ये पब्लिक ऑर्डर की चीज़ नहीं है। लेकिन सड़क पर, अगर बीच सड़क पर आम गाड़ी से निकाल के लोग पीटा गया, हाँ, तो ये इसको लॉ के टर्म्स में पब्लिक ऑर्डर बोलते हैं। अच्छा। और पब्लिक ऑर्डर के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है। एनएसए पब्लिक ऑर्डर के लिए भी लग जाता है? हाँ, उसी के लिए लगता ही है। जी। तो और अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अगर आ जाता है तब तो पक्का एनएसए का मैटर है। अच्छा, और लॉ एंड ऑर्डर का मामला भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है। प्योर लॉ एंड ऑर्डर केस जो है जी, वो एनएसए का मामला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर एक छोटा घेरा होता है जिसको हम लोग पब्लिक ऑर्डर बोलते हैं कानून में भी जी। तो सच मैटर्स जो आप बता रही हैं घटना, जी उस समय चहल पहल है सड़क पर और जी 9:30 बज रहे थे, जिसको सरेआम बोलते हैं। तो सरेआम अगर कोई घटना होती है इस तरह की तो ये दहशत पैदा करता है। और दहशत पैदा करने वाली घटनाओं पर एनएसए लग जाता है।
लग जाता है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि पुलिस ने भी बताया है कि जब मामले की जानकारी हुई तो वो फौरन से नगेंद्र यादव के घर पहुंचती है और हमने देखा कि उनके भतीजों को जब वहां पर देखती है तो वहां पर वो भी काफ़ी चोटिल थे। उन्होंने साफ उल्टा केस कर दिया है। कहा गया है कि हमारे साथ भी मारपीट हुई है, यानी कि मामला पेचीदा पड़ता जा रहा है। हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना शुरुआती दौर में कि मुझे फैक्ट्स नहीं पता है जी। और अब कोई विशेष दिलचस्पी भी नहीं है फैक्ट्स जानने में। टेक्निकली हम जानते हैं कि किस तरह के फैक्ट में क्या करना चाहिए। क्योंकि पुलिसिंग मैंने की है तो मुझे मालूम है कि कौन से फैक्ट में क्या करना चाहिए, और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो एक्स है या वाई है। एक्स विल रिमेन एक्स, बिल्कुल। वो चाहे कोई भी रहे। वाई विल रिमेन वाई। वाई विल रिमेन वाई। अच्छा, अगर आप होते इस वक्त तो कैसे इस मैटर को सुलझाते, क्योंकि मामला कॉम्प्लेक्स हो रहा है, पेचीदा हो रहा है। सुलझाना क्या है, घटना हुई है, एफआईआर होगा, एनएसए के लायक होगा तो एनएसए लगेगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा। अच्छा। चार्जशीट जितना जल्दी हो सके, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट होगा, जी जी जी। स्पीड अप कर देंगे और क्या। स्पीड अप कर देंगे। अच्छा, ऐसा भी अब कहा जा रहा है कि अब मामले को सुलझाया जा रहा है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज की बात आ रही है। लॉ में कॉम्प्रोमाइज वर्ड नहीं है, कंपाउंडेबल होता है। जी जी। तो हमको याद नहीं है, सेक्शन है सीआरपीसी का। हाँ हाँ। कंपाउंड धीरे धीरे भूलना शुरू करती है। तो अगर कंपाउंडेबल होगा तो कर सकते हैं, बट वो भी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट होता है। विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन इस तरह के मामले सामने आ ही जाते हैं, आँख से गुजर ही जाते हैं, क्या हो रहा है? यानी कि अब कटघरे में सरकार भी आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो CCC से समझौता कभी नहीं करते हैं। क्या हो रहा है बिहार में? लॉ एंड ऑर्डर में एक अपराधी होता है, वो अपराधी को अगर तो इसी को एनालाइज करके अब तो स्टडी करने लायक हो गया ना। ऑलमोस्ट 15 साल बीतने को आया। जी। तो क्यों चेंज हो गया, उस समय अच्छा क्यों था और अब क्यों खराब हो गया? जी जी। जबकि आधी सरकार तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार का अगर दो भाग माना जाए, कभी भी एक भाग तो सरकार का रहा नहीं है। ए पार्ट एंड बी पार्ट बिल्कुल जी। दोनों कंबाइन करके एक सरकार बन गई है। तो एक पार्ट ए पार्ट कॉमन है, बी पार्ट चेंज करता रहता है। तो एक पर्टिकुलर फेज में यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो गया कि ये लॉ एंड ऑर्डर अच्छा किया गया, जिसके कारण विकास के भी कार्य हुए, सड़कें बनी और कई चीज़ें और हुई। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता तो वो भी शायद नहीं बनते। तो ये अब डिबेट का इशू होगा कि ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों बिगड़ते जा रहे हैं हालात, क्यों बिगड़ते जा रहे हैं और उस समय क्यों ठीक हुए। आप 2010 का अगर असेंबली इलेक्शन रिजल्ट देखिए तो वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है गिवन बाय पब्लिक कि हमने आपके एफर्ट को सराहा है और हमने आपको इसका रिवॉर्ड दिया है। 2010 का असेंबली इलेक्शन वो अपने आप में एक नज़ीर है। बिल्कुल जी। वो लेवल रीच किया था जहां आप फिर कभी पहुंच नहीं पाए, और वो किसी प्रॉमिस का रिजल्ट नहीं था, वो काम परफॉर्मेंस का था। उसके बाद जब भी रिजल्ट आया है वो प्रॉमिस का रिजल्ट है, परफॉर्मेंस का नहीं है। क्या और पर्सन वही सोचने का विषय है कि आप ये आम लोगों के लिए भी सोचने का विषय है कि क्या जिसको आप वोट देते हैं वो ठीक करता है, या जो सरकारी पदाधिकारी है जिसको ये जिम्मा दिया गया है, इर्रेस्पेक्टिव कि कौन पॉलिटिकल पावर में है, वो ठीक करता है।
तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अभयानंद जी ने। देखिए तफसील से हमने चर्चा की है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है, आखिर कारण क्या है कि एक बार फिर से बिहार में अपराध बढ़ रहा है और बिहार में एक बार फिर से आखिर क्यों अपराधी बेलगाम हो गए हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।